गुड मॉर्निंग 10th क्लास हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स, मोस्ट वेलकम इन दिस वीडियो। पिछले वीडियो में हम बात कर रहे थे बेटा एकल जीवों में प्रजनन की विधि कि अकेले जीव किस प्रकार प्रजनन करते हैं, किस प्रकार अपनी संख्या बढ़ाते हैं। इसकी आपने 6 प्रकार की विधियां पढ़ी, जिसमें लास्ट विधि आपने पढ़ी थी बीजाणु जनन या बीजाणु समाशंग। यानी ऐसे विभिन्न प्रकार के बहुकोशिकीय जीव जिनमें होती है बहुकोशिकीय संरचनाएं, और ऐसी संरचनाओं में हमने उदाहरण लिया था जैसे राइजोपस कवक जाल। तो राइजोपस के कवक जाल में विभिन्न प्रकार की बीजाणुधानी होती है। इन बीजाणुधानियों में विभिन्न प्रकार के बीजाणु पाए जाते हैं, और इस बीजाणुधानी में प्रस्फुटन हो जाने के बाद यानी इसका फूट जाने के बाद ये बीजाणु बिखर जाते हैं और प्रत्येक बीजाणु से एक नया राइजोपस कवक बनता है। इस प्रकार बीजाणु जनन के द्वारा जीवों की संख्या में वृद्धि होती है। तो ये 6 विधियां आपने पढ़ी। अब एकल जीवों में प्रजनन के बाद हम ये समझते हैं कि चलो एकल जीव में प्रजनन हो गया, अब हम जटिलतम जीवों की बात करें। तो 2 अलग अलग प्रकार के जीव मिलकर जो जनन करते हैं वो है लैंगिक जनन। कौन सा? लैंगिक जनन। तो पहली बात क्वेश्चन ये आता है कि लैंगिक जनन आवश्यक क्यों है? क्वेश्चन यही बनता है भाई, एकल जीवों में प्रजनन जो हुआ वो एक प्रकार से अलैंगिक जनन की विधि थी जिसमें नर और मादा आवश्यक नहीं होते, और एकल जीवों में प्रजनन के द्वारा जितने भी जीव उत्पन्न होते हैं वो अपने जनक के समान होते हैं, जिससे वो उत्पन्न हुए हैं उसी के समान होते हैं, और उनमें केवल डीएनए की प्रतिकृति होती है, यानी डीएनए की फोटोकॉपी होती है। डीएनए प्रतिकृति एकल जीवों में जनन की एक मूल घटना है। एकल जीव मतलब अकेला जीव जो प्रजनन करके अपनी संख्या बढ़ाता है, तो उनमें क्या है, हर पीढ़ी में आनुवंशिक समानता बनी होती है। अब जटिल जीवों में क्या होगा? जिन जीवों में नर और मादा अलग अलग होते हैं, चाहे वो पादप हो या जंतु, जिन जीवों में नर व मादा अलग होते हैं या नर व मादा जनन अंग अलग अलग पाए जाते हैं, उन जीवों में लैंगिक जनन होता है। तो यहां एक क्वेश्चन बनता है बेटा कि लैंगिक जनन क्यों आवश्यक है। देखिए, लैंगिक जनन क्यों आवश्यक है? तो यहां एक क्वेश्चन बनता है, तो अर्थ समझे बेटा। जीवों में विभिन्नता उत्पन्न करने के लिए लैंगिक जनन आवश्यक है। जीवों में निरंतर जैव विकास के लिए लैंगिक जनन आवश्यक है। एक पीढ़ी के लक्षणों के दोषों का निस्तारण करने के लिए लैंगिक जनन आवश्यक है। नई पीढ़ी जो उन्नत किस्म की हो, अच्छी क्वालिटी की हो, उसके लिए भी लैंगिक जनन आवश्यक है। तो ऐसे आप पॉइंट टू पॉइंट अध्ययन करेंगे कि लैंगिक जनन में होता क्या है। देखिए बेटा, डीएनए की प्रतिकृति तो एकल जीवों में भी होती है और जटिल जीवों में भी होती है जिनमें नर मादा होते हैं, लेकिन लैंगिक जनन आवश्यक क्यों हुआ? देखिए, लैंगिक जनन का प्रमुख कारण कि ऐसे बहुकोशिकीय जीव जिनमें जनन अंग विकसित होते हैं, नर और मादा जनन अंग पाए जाते हैं, वो अपने जीवों की संख्या लैंगिक जनन के द्वारा बढ़ाते हैं। तो लैंगिक जनन आवश्यक होने का पहला कारण है कि जीवों में विभिन्नता उत्पन्न होना। जब जीवों में विभिन्नता होगी तो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में अंतर आएगा। वो अंतर लाभप्रद भी हो सकता है और हानिकारक भी। कहने का मतलब, एक अच्छे विद्वान दंपत्ति, अच्छे विद्वान पुरुष और महिला की संतान मूर्ख हो सकती है,
पागल हो सकती है, मंद बुद्धि हो सकती है, इसका कारण भी लैंगिक जनन है। लेकिन यदि मान लो दंपत्ति में से कोई भी मानसिक रूप से पिछड़ापन है, शारीरिक रूप से पिछड़ापन है, यानी कहीं कहीं मंद बुद्धि हो, अपंग हो, विकलांग हो, शारीरिक विकलांग, तो आने वाली पीढ़ी में कोई आवश्यक नहीं कि वो विकलांग होगा, हो सकता है अच्छे गुणों युक्त संतान हो। यानी आपने देखा होगा कि मां बाप बिल्कुल अनपढ़, जो कुछ नहीं जानते, बच्चे आईएएस बन जाते हैं, आरएएस बन जाते हैं, साइंटिस्ट बन जाते हैं। ऐसा क्यों? तो ये विभिन्नता है। विभिन्नता का कारण लैंगिक जनन से ज्यादा वातावरण भी होता है कि बच्चा किस प्रकार के वातावरण में पला है, किस वातावरण में वो रहा है, उसके दोस्त कैसे थे, वो किस वातावरण में रहा है, कैसे गुरुओं से उसने शिक्षा प्राप्त की। इस चीजों का सबका फर्क पड़ता है। क्यों पड़ता है? क्योंकि एक बालक जन्म के बाद जिस माहौल में रहता है, जिस वातावरण में रहता है, उसका सबसे ज्यादा प्रभाव उसके ऊपर पड़ता है। तो लैंगिक जनन का पहला जो कारण है वो है विभिन्नता। दूसरा, जब जीवों में विभिन्नता होती है तो निरंतर जैव विकास होता है। तो जैव विकास के लिए भी लैंगिक जनन आवश्यक है, विभिन्नता के लिए भी लैंगिक जनन आवश्यक है। अच्छी नस्ल उत्पन्न करने के लिए भी लैंगिक जनन आवश्यक है। यानी एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में अच्छे लक्षण उत्पन्न करने के लिए भी आवश्यक है लैंगिक जनन। ठीक है। विभिन्न प्रकार के जो दोष हैं, दोष मुक्त करने के लिए, यदि किसी पीढ़ी में किसी प्रकार का कोई दोष है तो दोष मुक्त करने के लिए भी लैंगिक जनन आवश्यक है। चाहे वो जेनेटिक प्रॉब्लम हो, जेनेटिक मतलब आनुवांशिक विकार को दूर करने के लिए भी लैंगिक जनन आवश्यक होता है। तो लैंगिक जनन आवश्यक इसलिए है क्योंकि जीवों में निरंतर जैव विकास हो सके, विभिन्नताएं हो सके, इसलिए लैंगिक जनन बहुत आवश्यक है। अब ये लैंगिक जनन देखो, पादपों में भी होता है और जंतुओं में भी होता है। ऐसे पादप जिनमें जननांग पाए जाते हैं, जो पादप नर और मादा होते हैं, उनमें भी लैंगिक जनन, उनमें लैंगिक जनन होता है। और ऐसे पादप जिनमें पुष्प नहीं आते या पुष्प आते हैं लेकिन लैंगिक अंग नहीं होते, उनमें अलैंगिक जनन होता है। लैंगिक जनन केवल उन पादप और जंतुओं में होता है जिनमें नर और मादा जनन अंग पाए जाते हो। ठीक है। तो यहां मैं अगला क्वेश्चन लेता हूं। अब देखो बेटा, अगला जो क्वेश्चन ले रहा हूं मैं वो है पुष्पी पौधों में लैंगिक जनन। पुष्पी पौधों में लैंगिक जनन। अब देखो आप, पुष्पी पौधों में लैंगिक जनन के लिए सबसे पहले हमें स्टडी किसकी करनी होगी? पुष्प की, फ्लावर। और एक फ्लावर होता है, उस पुष्प के कई भाग होते हैं। एक प्रारूपिक जो पुष्प है, उस पुष्प के कई भाग होते हैं। पुष्प के प्रमुख भाग। नंबर 1 में बात करूं, वाह दल। वाह दल, दूसरा दल, तीसरा पुंकेसर और चौथा स्त्री केसर। ठीक है। ये पुष्प के भाग हैं, वाहदल, दल, पुंकेसर और स्त्री केसर।
एक पुष्प के अंदर आप देखें तो ये देखो सब, जैसे मैं आपको बताऊं, देखो एक पुष्प की संरचना बता रहा हूं आपको। ये जो भाग है ना यहां से यहां तक, ये स्त्री केशर है। क्या है? स्त्री केशर। ऊपर का भाग कहलाता है वर्तिकाग्र, ये नली कहलाती है वर्तिकार, नीचे का भाग कहलाता है जायांग। और इस जायांग में देखो बेटा, सात कोशिकाएं होती है। इसको वैसे हम बीजांड कहते हैं, ठीक है। अब इसके अंदर हम देखें यहां पर, ये वाहादल है। आप किसी फूल को तोड़ के देखना, आपको एक एक संरचना उसमें दिखाई देगी। ये जो पीले रंग के बना रहा हूं, ये क्या है? ये दल है। ये पुष्पासन है। देखिए, ये पुंकेसर है। ये एक पुष्प का चित्र है। अब इसमें देखो आप, ये जो भाग है इसको हम कहते हैं वाहादल, इस भाग को कहते हैं दल, ये जो भाग है इन्हें कहते हैं पुंकेसर, और ये जो भाग है पूरा यहां से यहां तक, ये कहलाता है स्त्री केशर। और ये भाग है, ये कहलाता है पुष्पासन। पूरे पुष्पासन पर पूरा पुष्प टिका हुआ है। तो यहां पुष्प के जो विभिन्न भाग है उसमें सबसे पहले आप देखें वाहादल। वाहादल पुष्प का सबसे बाहरी भाग है। अधिकांश पुष्पों में वाहादल हरे रंग के होते हैं, और मैंने भी आपको हरा रंग बनाकर दिखाया है कि यहां पर जो फ्लावर है, पुष्प है, उसका ये भाग वाहादल है। और ये वाहादल अधिकांश पुष्पों में संख्या में 5 होते हैं। अधिकांश, सरसों में 4 है, बाकी औरों में देखें तो 5 है। विभिन्न प्रकार के पुष्पों में अलग अलग होते हैं। वाहादल के बाद दूसरा जो भाग है ये है दल, और दल पुष्प का सबसे आकर्षक भाग होता है। ये रंगीन पंखुड़ियां हैं। इनको देखकर विभिन्न प्रकार के कीट पतंगे, तितली पुष्प की ओर आकर्षित होते हैं। इनको कहते हैं दल। किसी पुष्प में इनका रंग पीला होता है, किसी में गुलाबी होता है, विभिन्न प्रकार के, किसी में ब्लू होता है, किसी में पर्पल होता है। विभिन्न प्रकार के कलरों में दल पाए जाते हैं, और ये दल कीटों को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। चौथा पार्ट है, देखिएगा, पुंकेसर। अब पुंकेसर पौधे का या पुष्प का नर जनन भाग होता है। पुंकेसर पुष्प का नर जनन भाग होता है, और ये पुंकेसर पराग कोश में पाए जाते हैं।
यदि मैं इस पुंकेसर का यदि देखें आप अलग से, जैसे ये पुंकेसर है, तो पुंकेसर के दो भाग हैं, ऊपर का भाग परागकोश है, नीचे का भाग पुतंतु, और पुतंतु पुष्प से जुड़ा हुआ है। परागकोश कितने होते हैं? 2, और प्रत्येक परागकोश में 2 लघु बीजाणुधानी होती है। तो इसका मतलब एक पुंकेसर के अंदर परागकोश 2 है तो लघु बीजाणुधानी 4 होती है, जिन्हें बीजाणु चतुष्क कहते हैं। इस बीजाणुधानी के अंदर लघु बीजाणु पाए जाते हैं जिन्हें परागकण कहते हैं। इन परागकणों को नर युग्मक कहा जाता है। तो यहां पर देखिए बेटा, ये जो पुंकेसर है, पुंकेसर, तो इस पुंकेसर के 2 भाग, ऊपर का भाग परागकोश होता है और नीचे का भाग पुतंतु होता है। चलो देखिएगा, ये क्या है? इसका नर जनन भाग है। दूसरा, स्त्री केसर पुष्प का मादा जनन भाग है। स्त्री केसर पुष्प का मादा जनन भाग होता है, और इस स्त्री केसर के 3 भाग होते हैं। सबसे ऊपर का भाग कहलाता है वर्तिकाग्र, वर्तिकाग्र के नीचे नलीनुमा संरचना कहलाती है वर्तिका, और तीसरा भाग स्त्री केसर का निचला आधारी भाग फूला हुआ होता है जिसे जायांग कहते हैं। ठीक है, इसे इंग्लिश में कहते हैं स्टाइल, स्टिग्मा एंड ओवरी। स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी, हिंदी में आप कहेंगे ऊपरी भाग वर्तिकाग्र, फिर नली आ जाती है पतली, उसे वर्तिका कहते हैं, और निचला फूला हुआ भाग जायांग कहलाता है। तो बेटा ये एक पुष्प की संरचना है, और इसकी पुष्प की संरचना में आप देख पा रहे हैं पुष्प के विभिन्न भाग। तो ऐसा आपको चित्र बनाना है, और इस चित्र को बना करके पुष्प के प्रत्येक भाग के बारे में आपको 2-2 लाइन लिखनी है। क्या लिखनी है? कि बाह्यदल पुष्प का सबसे बाहरी भाग होता है जो दलों की सुरक्षा करते हैं, और ये अधिकांशतः हरे रंग के होते हैं। ठीक। दूसरा पॉइंट, दल, बाह्यदल से ऊपर रंगीन पंखुड़ियां पाई जाती है जिनको दल कहते हैं, और ये दल कीटों को, तितलियों को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। ये पीले, हरे, बैंगनी, गुलाबी रंग के हो सकते हैं। अगला पॉइंट, पुंकेसर। पुंकेसर में आप लिखेंगे यह पुष्प का नर जनन भाग है। यह पुष्प का नर जनन भाग है जिसमें पराग कणों का निर्माण होता है। इतना ही लिख देना बस, पराग कणों का निर्माण होता है। इन पराग कणों को नर युग्मक कहते हैं। अगला, स्त्री केसर। स्त्री केसर पुष्प का मादा जनन भाग है जिसमें अंड का निर्माण होता है, ओव्यूल होता है, ओवम होता है। किसके अंदर? स्त्री केसर। यह मादा जनन भाग होता है। ठीक है, अब चलिए आगे। तो ये आपको डायग्राम बनाना है और देखना भी है। जैसे आपको बताऊं मैं, आपकी बुक के अंदर आप देखोगे तो ये डायग्राम बना है। देखिए, अभी जो मैं आपको समझा रहा था वो ये पुष्प है, लेकिन आप जो मैंने बनाया उसको आप बनाएंगे, आपको अलग ही आनंद आएगा। यहां आप देख पा रहे हैं, देखो, पुष्पी पौधों में लैंगिक जनन पुष्प है। ऐसे पौधे जिनमें पुष्प होते हैं, मतलब जिनमें पुंकेसर और स्त्री केसर पाए जाते हैं, वो पुष्प पूर्णतः विकसित होते हैं। यहां आप देखें, ये जो हिस्सा है ये पूरा, ये स्त्री केसर का हिस्सा जिसमें आप देख रहे हैं ये वर्तिकाग्र, ये वर्तिका, और ये भाग है अंडाशय, जाया। ठीक है, ये स्त्री केसर का भाग है। अब आप देखें इसमें ये जो पुंकेसर है, इसमें परागकोश और पुतंतु, ये पुंकेसर का भाग है। ये जो दल है, पंखुड़ियां हैं, ये दल कहलाते हैं, और ये भाग बाह्यदल कहलाता है, ये पुष्पासन कहलाता है। ठीक है, जो आपको मैंने डायग्राम में बनाया था। अब आप देखें, आवर्त बीजी। आवर्त बीजी यानी ऐसे पौधे होते हैं जिनके बीज के ऊपर आवरण होता है, वो सब आवर्त बीजी होते हैं। इनको इंग्लिश में कहते हैं एंजियोस्पर्म।
के जननांग पुष्प में अवस्थित होते हैं। पुष्प के विभिन्न भागों के विषय में आप पहले भी पढ़ चुके हैं, जैसे बाह्यदल, दल, पुंकेसर एवं स्त्रीकेसर। पुंकेसर, स्त्रीकेसर पुष्प के जनन भाग है जिनमें जनन कोशिकाएं होती है। पंखुड़ी एवं बाह्यदल के क्या कार्य हो सकते हैं, इसके बारे में मैं आपसे चर्चा कर चुका हूं। जब पुष्प के पुंकेसर, स्त्रीकेसर में से कोई एक जनन उपस्थित हो तो वो केवल एक लिंगी पुष्प कहलाता है। यानी पुष्प को देखो आप, संरचना के आधार पर आपको बताऊं तो पुष्प दो प्रकार के हो जाएंगे, एक लिंगी पुष्प और उभयलिंगी पुष्प। एक लिंगी मतलब जिसमें केवल नर और मादा जनन अंग में से केवल एक अंग पाया जाता हो, या तो उसमें पुंकेसर होगा या उसमें स्त्रीकेसर होगा। जैसे आपने पपीता देखा होगा, पपीता का पेड़, एक बगीचे में मान लो पपीता के पेड़ लग रहे हैं 15-20 लग रहे हैं, जिनमें आपने देखा 5 में फल आ रहे हैं, 15 में फल आ रहे हैं, लेकिन 5 में फल नहीं आ रहे। क्यों? जिसमें फल लटके हुए हैं वो मादा पादप है, जिसके अंदर मादा पुष्प है। लेकिन जिसमें फल नहीं आ रहे, पुष्प तो है लेकिन फल नहीं आ रहे, इसका मतलब वो नर पादप है। कि उसमें पुष्प तो विकसित है लेकिन उसमें अंडाशय भाग नहीं है, और अंडाशय भाग ही तो फल में बदलता है। पुष्प दोनों में आ रहे, लेकिन अंतर क्या है? एक नर पुष्प है और दूसरा मादा पुष्प है। कहने का मतलब एक में पुंकेसर है और एक में स्त्रीकेसर है। और स्त्रीकेसर भाग जो होता है उसका अंडाशय, उसी से फल बनता है। तो नर पुष्प जो है फल में कन्वर्ट नहीं होता है। तो देखो यहां पर, जब पुष्प में स्त्रीकेसर और पुंकेसर में से कोई एक जनन उपस्थित होता है तो वो पुष्प एकलिंगी कहलाता है। पपीता और तरबूज इसके उदाहरण है। पपीता और तरबूज में नर और मादा जो पुष्प है अलग अलग होते हैं। जब पुष्प में पुंकेसर, स्त्रीकेसर दोनों उपस्थित हो, जैसा भी पुष्प बनाया था उसमें पुंकेसर भी है और स्त्रीकेसर भी है, तो ऐसे जो प्लांट होते हैं, ऐसे जो पुष्प होते हैं वो कहलाते हैं उभयलिंगी या द्विलिंगी। तो गुड़हल और सरसों यानी इसके अंदर उभयलिंगी होता है। कहने का मतलब पुंकेसर, स्त्रीकेसर दोनों एक ही पुष्प में होते हैं। पुंकेसर नर जननांग है जो परागकण बनाते हैं। देखो, कोई एक जननांग उपस्थित होता है या पुंकेसर, स्त्रीकेसर में से, तो वो एक लिंगी। पपीता और तरबूज उदाहरण है। और जब पुष्प में पुंकेसर, स्त्रीकेसर दोनों उपस्थित होते हैं, गुड़हल और सरसों, तो उन्हें उभयलिंगी या द्विलिंगी कहते हैं। पुंकेसर नर जननांग है जो परागकण बनाते हैं। परागकण सामान्यतः पीले हो सकते हैं, और जब किसी पुष्प में पुंकेसर को छूते हैं तो आपके हाथ में पीला जो पाउडर लग जाता है वो परागकण होते हैं। स्त्रीकेसर पुष्प के केंद्र में विस्तृत होता है तथा यह पुष्प का मादा जनन भाग है। इसके 3 भाग होते हैं। आधारी भाग जो उभरा फूला हुआ अंडाशय है, मध्य में लंबा भाग वर्तिका है, शीर्ष का भाग वर्तिकाग्र है जो प्राय चिपचिपा होता है। अंडाशय में बीजांड होते हैं। प्रत्येक बीजांड में एक अंड कोशिका होती है। प्रत्येक बीजांड में एक अंड कोशिका होती है और परागकण द्वारा उत्पादित नर युग्मक अंडाशय की अंड कोशिका से सलित हो जाता है। जनन कोशिकाओं के इस युग्मन अथवा निषेचन से युग्मनज बनता है, जिससे नए पौधे विकसित हो जाते हैं। इन सब के बारे में आपको मैं एक एक करके क्लियर करूंगा। अतः जो परागकण है, परागकणों को पुंकेसर से वर्तिकाग्र तक, परागकणों को पुंकेसर से वर्तिकाग्र तक स्थानांतरित करने की आवश्यकता होती है। यदि परागकणों का स्थान उसी पुष्प के वर्तिकाग्र पर होता है तो वो स्वपरागण है, और यदि दूसरे पुष्प पर होता है तो वो पर परागण है। ये भी मैं आपको क्वेश्चन बना के आपको इसको समझाऊंगा। ठीक है, तो देखें आपने इसमें ये देखा। अब मैं इसके बारे में आपको कुछ बातें जो आपको नोट करनी है वो आपको बताता हूं। देखिए बेटा, सबसे पहले आप अध्ययन करेंगे पुष्प। पुष्प का आपने अध्ययन किया, चित्र बनाकर उसके भागों का अध्ययन किया, और आपने अब चल रहे आगे कि पुष्प 2 प्रकार के होते हैं। पुष्प 2 प्रकार के होते हैं। नंबर 1, एक लिंगी पुष्प। ठीक है, एक लिंगी पुष्प। अब इसमें क्या कहेंगे?
जब किसी पुष्प में पुंकेसर तथा स्त्री केसर में से केवल एक जननांग उपस्थित है तो उसे एक लिंगी पुष्प कहते हैं। किसी पुष्प में पुंकेसर या स्त्री केसर में से केवल एक जननांग पाया जाता है तो उसे एक लिंगी पुष्प कहते हैं। उदाहरण पपीता व तरबूज। दूसरा क्वेश्चन आप लिखेंगे द्विलिंगी। द्विलिंगी को कहते हैं उभयलिंगी। ठीक है, जब किसी पुष्प में पुंकेसर तथा स्त्री केसर दोनों जननांग उपस्थित होते हैं तो उसे उभयलिंगी या द्विलिंगी कहते हैं। अब ये तो बात हुई पुष्प की। ऐसे पादप में भी होता है एक लिंगी पादप, द्विलिंगी पादप। ठीक है, एक लिंगी पादप का मतलब ऐसे पादप जिसके पुष्प में केवल स्त्री केसर या पुंकेसर में से एक जननांग हो। ठीक, यानी ऐसे पुष्प आते हो जो एकलिंगी हो। दूसरे पादप द्विलिंगी पादप कैसा होगा? जिसके पुष्प में स्त्री केसर और पुंकेसर दोनों ही विकसित होते हैं। जब द्विलिंगी पुष्प है तो पादप द्विलिंगी है। लेकिन कई बार क्या होता है कि पादप द्विलिंगी है, जिसमें नर पुष्प भी है और मादा पुष्प भी है एक पुष्प में। लेकिन कई बार द्विलिंगी पादप होते हुए उसमें एक लिंगी पुष्प होते हैं। कहने का मतलब नर और मादा जो पुष्प है वो अलग अलग होते हैं। प्लांट तो द्विलिंगी हो गया क्योंकि पुंकेसर भी उस पुष्प में है, दूसरे पुष्प में स्त्री केसर है। चलो आगे, तो यहां इसमें उदाहरण आप ले सकते हैं सरसों, टमाटर, बैंगन, गुड़हल। ये सब किसके उदाहरण हैं? द्विलिंगी के या उभयलिंगी के। ठीक है, अब जैसे आपने अभी पुंकेसर पढ़ा था तो पुंकेसर में देखें आप, ये संरचना होती है परागकोश। कितने हैं? 2। और ये जो डंठल होता है इसे कहते हैं तंतु, और ये भाग होता है परागकोश। अब ये जो परागकोश है, इस परागकोश में पाई जाती है लघु बीजाणुधानी, और लघु बीजाणुधानी में पाए जाते हैं लघु बीजाणु, और इन लघु बीजाणु में होते हैं पराग कण। इन पराग कणों को ही नर युग्मक कहते हैं। ये तो बात किसकी हुई? पुंकेसर की। ठीक, अब आप देखें स्त्री केसर। देखिए स्त्री केसर, स्त्री केसर में देखें आप, देखो तो ये जो भाग है ये अंडाशय भाग है। इस अंडाशय में बीजांड होता है। यहां इसमें 7 कोशिकाएं होती है, सम्मुख कोशिका, प्रतिव्याशांत कोशिका, और बीच में होती है ध्रुवीय कोशिका। तो कोशिका होती है 7 लेकिन केंद्रक होते हैं 8। बीजांड के अंदर इसको कहते हैं भ्रूण कोश। भ्रूण कोश, तो इसमें केंद्रक है कितने? 8 और कोशिका कितनी? 7। ये बीजांड होता है। तो इस भाग को कहते हैं, अंदर के भाग को बीजांड, ये फूला हुआ पूरा जो भाग है ये कहलाता है अंडाशय। ये भाग कहलाती है वर्तिका, और ये कहलाता है वर्तिकाग्र। यानी किसी पुष्प का शीर्ष भाग वर्तिकाग्र कहलाता है, पतली नलिका वर्तिका कहलाती है, नीचे का आधारी फूला हुआ भाग अंडाशय कहलाता है। अभी देखो परागकण वगैरह और इसके अंदर टॉपिक हैं जिसकी बात मैं बाद में करूंगा क्योंकि वीडियो लंबा हो जाएगा। अगला वीडियो भी अगली क्लास का लेना है
तो इस वीडियो में यहां तक ही आपको बताऊंगा जिसमें आपने पुष्प की स्टडी की। अभी इस पुष्प के बारे में और कुछ रोचक जानकारियां मैं आपको अगले वीडियो में दूंगा। आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग।